सो हे एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज से हमारी पावर बूस्टर सीरीज शुरू होने जा रही है। आज इसका पार्ट 1 है। मेनली पावर बूस्टर सीरीज शुरू करने के पीछे मोटिव क्या था? देखो, पेपर से पहले हमें क्या चाहिए, जो पूरे चैप्टर की समरी वो में कम टाइम में हम अपना पूरा चैप्टर कवर कर ले। पहले हमने पढ़ा होता है, स्कूल में भी पढ़ा होता है, नोट्स होते हैं हमारे पास, लेकिन पेपर से पहले क्या चाहिए कि एक जल्दी से रिकैप हो जाए पूरे चैप्टर का। सो इसीलिए ही ये वीडियोस बनाई गई हैं। तो पार्ट 1 में जैसे इसके पार्ट 1, 2, 3 ऐसे आएंगे और हर पार्ट के अंदर एक चैप्टर की समरी कंप्लीट होगी। देखो, चैप्टर 1 जो इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स है, हमने इसका सारा डिटेल में इसको हमने पढ़ लिया है। तो अब हम इसको जस्ट थोड़ा रिकैप, हम इसके सारे पॉइंट्स और टॉपिक को एक बार रिवाइज करेंगे, सो दैट कि आप पेपर से पहले सिर्फ ये देख लो तो आपका काम हो जाए और आप सारे पेपर में कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आप उसे अटेम्प्ट कर लो अच्छे से। ठीक है, देखो अभी आपके पास टाइम है तो आप वो डिटेल एक्सप्लेन की गई है वीडियोस वो जरूर देखना। और इनकेस अगर आप पेपर कल आपका कल परसों पेपर है तो आप ये भी देख सकते हो। ठीक है, ऑल्सो इस वीडियो के साथ आपको नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे। उन नोट्स के अंदर सारे चैप्टर का मतलब डिटेल एक्सप्लेनेशन भी होगी। मतलब ऐसा नहीं है सारे चैप्टर को मेनली 4-5 पेजों में पूरा कंप्लीट कर दिया जाएगा। सिर्फ आप उन्हें पेपर से पहले पढ़ भी सकते हो और अगर आपके पास ये देखने का टाइम ना हो तो। ओके गाइस, तो फर्स्ट चैप्टर में क्या था, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए इकोनॉमी के बारे में। इकोनॉमी क्या है भाई? इकोनॉमी एक सिस्टम है विच प्रोवाइड लिविंग टू पीपल by providing them a means to work and help them to earn their living. Okay, after that here comes economic and non-economic activities. ये एक्टिविटीज क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर मेनली दोज एक्टिविटीज विच आर रिलेटेड टू अर्न इनकम। जैसे टीचर स्कूल में पढ़ा रहा है, डॉक्टर क्लिनिक में ट्रीटमेंट दे रहा है। whereas non-economic activities are those activities which are not related to earn income. हमने पढ़ लिया कि जो इकोनॉमी है वो लोगों को अपनी लिविंग अर्न करने में हेल्प करती है। कैसे हेल्प करती है? ये 3 प्रोसेस की मदद से हेल्प करती है। एंड दोज वाइटल प्रोसेसेस ऑफ इकोनॉमी आर, फर्स्ट वन इज प्रोडक्शन, कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट। प्रोडक्शन क्या है भाई? प्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है विच इज रिलेटेड टू प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज विच इज नीडेड इन द इकोनॉमी। ओके, आफ्टर दैट कंजप्शन क्या है? जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो चुकी है उनको कंज्यूम करना ही कंजप्शन कहलाता है। इन्वेस्टमेंट refers to increase in the stock of capital goods. Okay, capital goods कौन से हैं? कैपिटल गुड्स लाइक मशीनरी, इक्विपमेंट्स हो गए, ये सब कैपिटल गुड्स के अंदर आता है। इनको प्रोड्यूसर गुड्स भी बोलते हैं। इसके आगे चले तो इसके बाद आता है कि हम इकोनॉमिक्स पढ़ क्यों रहे। देखो, हर चीज को परफॉर्म करने के पीछे उसके पीछे कोई ना कोई इसका रीजन होता है। ठीक है, अब इकोनॉमिक्स हमें जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ इकोनॉमी है उसको अंडरस्टैंड करने में हमारी हेल्प करती है। सबसे मेन जो रीजन है इसको पढ़ने का, इट इज रिलेटेड टू सिलेक्शन ऑफ रिसोर्सेज अंडर द कंडीशन ऑफ स्कैरसिटी। अब स्कैरसिटी के बारे में जानते हैं। देखो, स्कैरसिटी यूनिवर्सल है फर्स्ट थिंग। ऑल्सो स्कैरसिटी को डिफाइन कैसे करेंगे? वेल, स्कैरसिटी refers to the limitation of the supply of a commodity in relation to its demand. It means in scarcity, demand for a commodity is greater than the supply. तभी scarcity arise होगी। इसके रीजन भी है भाई, ऐसी क्या चीज हो गई कि जो डिमांड है किसी एक कमोडिटी की वो उसकी सप्लाई से ग्रेटर हो रही है। कुछ रीजंस हो गए उसके पीछे। सबसे पहला रीजन है अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स। नेवर एंडिंग ह्यूमन वांट्स होती है। एक जैसे जैसे एक ह्यूमन वांट सेटिस्फाई होगी दूसरी वांट फिर से राइज हो जाएगी। सेकंड रीजन है स्कैरसिटी राइज होने का, लिमिटेड रिसोर्सेज विद देयर अल्टरनेट यूज। जो रिसोर्सेज है हमारे पास, वी ऑल नो दैट द रिसोर्सेज आर लिमिटेड एंड आल्सो दे हैव देयर अल्टरनेट यूज, मींस दे हैव देयर मोर देन वन यूज। सो व्हाट द इकोनॉमिक प्रॉब्लम के बारे में। इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है? मेनली इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस व्हिच इन्वॉल्व सेटिस्फैक्शन ऑफ अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स विद द हेल्प ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज विद अल्टरनेट यूज। अब रीजन क्या है इकोनॉमिक प्रॉब्लम के? रीजन पे डिस्कस कर लेते हैं। रीजन ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो फर्स्ट है वो है स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज। हमारी सोसाइटी में, हमारी इकोनॉमी में जो रिसोर्सेज प्रेजेंट है वो लिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट है। सेकंड थिंग इज अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स, नेवर एंडिंग है। एक फुलफिल हो गई तो दूसरी ह्यूमन वांट पहले से ही तैयार होती है। ओके, आल्सो दिस ह्यूमन वांट्स डिफर इन प्रायोरिटीज। सो थर्ड है अल्टरनेट यूज, यानी कि मोर देन वन यूज है लिमिटेड रिसोर्सेज का। अगर आपको इसकी डिटेल वीडियो चाहिए तो जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप वहां पे जाके देख सकते हैं। इतना भी कर लोगे तो इनफ है आप लोगों के लिए। ठीक है, ऑल्सो नोट्स के अंदर सारी चीजें कवर है, कोई भी पॉइंट छूटा नहीं है। तो नोट्स को पढ़ना ना भूले अपने पेपर से पहले, एक बार रीड आउट कर लेना उनको। ओके, उसके आगे चले तो रिसोर्सेज के फीचर क्या है कि ये लिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट है,
एंड ऑल्सो इनका अल्टरनेट यूज है, वेयर एज जो ह्यूमन वांट्स है वो अनलिमिटेड है और प्रायोरिटीज में डिफर करते हैं, यानी कि पर्सन टू पर्सन वैरी करते हैं। जो चीज़ मुझे चाहिए जरूरी नहीं है कि वही चीज़ आपको चाहिए होगी। सो बात आती है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के बारे में क्या है? इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस, मेनली इकोनॉमिक्स स्टडीज द वे अ सोसाइटी चूजेस टू यूज इट्स लिमिटेड रिसोर्सेज फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड सेटिस्फाइंग मैक्सिमम ह्यूमन वांट्स। मींस लिमिटेड रिसोर्सेज को यूज करके ज़्यादा से ज़्यादा ह्यूमन वांट्स को कैसे सेटिस्फाई किया जाए, वही इकोनॉमिक्स स्टडी करती है। ओके, सो लेट्स स्टडी अबाउट पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स बेसिकली क्या है? इट डील्स विद व्हाट इज एंड हाउ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड, मींस दे आर जस्ट फैक्ट्स, द स्टेटमेंट्स। ये जो फैक्ट्स और स्टेटमेंट है ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम को शो करते हैं। वेयर एज नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स deals with what ought to be and how the economic problem should be solved। ये वे सजेस्ट करते हैं कि किस तरीके से क्या करना चाहिए जिससे वो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए, क्या करना चाहिए। इट इज सजेस्टिव मेनली, ओके, इट इज बेस्ड ऑन इंडिविजुअल ओपिनियंस। अब इंडिविजुअल के ओपिनियंस होंगे तो यानी कि सजेस्टिव होगी, सो दैट्स व्हाई इट इज सजेस्टिव, बट इट कांट बी वेरीफाइड। क्यों वेरीफाइड नहीं कर पाते भाई? इसमें तो इंडिविजुअल है, वो एक तरीके का अनुमान लगा रहे कि कैसे क्या करके हम सिचुएशन को सॉल्व कर सकते हैं। हुई तो नहीं है सिचुएशन, फ्यूचरिस्टिक है ये, इसलिए वेरीफाई नहीं की जा सकती। जो भी बात होती है इसमें वो फ्यूचर से रिलेटेड होती है। वेयरएज पॉजिटिव इकोनॉमिक्स कैन बी वेरीफाइड बिकॉज दे आर बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड स्टेटमेंट्स। ठीक है, फैक्ट्स पे बेस होती है इसलिए ये वेरीफाई हो सकती है, लेकिन दीज आर जस्ट स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स, so that's why they are not suggestive। okay, अब जैसे बता दें कि इंडिया में प्राइसेस राइज कर रहे हैं, पता चल गया, फैक्ट है, प्राइसेस दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन क्या कोई रास्ता बताया? अब प्राइसेस बढ़ रहे हैं, इसमें कुछ तो रास्ता नहीं है कि कैसे रोक सकते हैं, क्या कर सकते हैं, वो कुछ नहीं है। ठीक है, लेकिन इंडिया को स्टेप लेने चाहिए, पर्टिकुलर स्टेप लेने चाहिए जिससे राइजिंग प्राइस कम हो जाए, तो ये सजेस्ट कर रहा है, तो दैट्स व्हाई इट इज सजेस्टिव। हुए तो नहीं है, फ्यूचर पे है, फ्यूचर से कंसर्न है ये, और ये प्रेजेंट से डील करते हैं। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स को फर्दर 2 ब्रांचेस में डिवाइड किया जाता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स को प्राइस थ्योरी के नाम से जाना जाता है और मैक्रो इकोनॉमिक्स को इनकम थ्योरी के नाम से। 1 मार्कर में पूछ सकते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स को किस नाम से जानते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स का दूसरा नाम क्या है। ठीक है, इसके मतलब पढ़ते हैं। ये पार्ट ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी है विच स्टडीज the behavior of individual units of an economy, whereas macroeconomics वो पार्ट है इकोनॉमिक थ्योरी का जिसमें पूरी इकोनॉमी को एज अ होल स्टडी किया जाता है, एग्रीगेट में स्टडी किया जाता है। आफ्टर दैट माइक्रो इकोनॉमिक्स में यूज होने वाले टूल्स कौन से? डिमांड हो गया, सप्लाई हो गया, वेयरएज माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम एग्रीगेट पढ़ रहे हैं ना, इकोनॉमी को एज अ होल पढ़ रहे हैं, तो पूरी इकोनॉमी की डिमांड को एज अ होल लेना पड़ेगा, यानी कि एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई इसके टूल्स हो गए। आफ्टर दैट एजम्पशन क्या है? इसमें जो एजम्पशंस है माइक्रो इकोनॉमिक्स में ये एजम्पशन ली जाती है कि जो मैक्रो वेरिएबल्स है ना, मैक्रो वेरिएबल्स वो सारे कांस्टेंट है, क्योंकि अभी हम माइक्रो के बारे में बात कर रहे हैं। वेयर एज जब मैक्रो इकोनॉमिक्स के केस में इसको स्टडी करते टाइम जो माइक्रो वेरिएबल्स है, माइक्रो वेरिएबल्स उन सबको कांस्टेंट कर दिया जाता है। आगे चले, पर्पस क्या है माइक्रो इकोनॉमिक्स का? इट हेल्प्स टू डिटरमाइन द प्राइस ऑफ कमोडिटी एंड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एक्सेट्रा। ठीक है, वेयरएज याद करने का तरीका क्या है? इसको प्राइस थ्योरी के नाम से जानते हैं ना, मतलब प्राइस थ्योरी के नाम से जानते हैं तो प्राइस डिटरमाइन करने में हेल्प करेगी। तो अब इसका तो आप लोग खुद ही बता दोगे कि अगर मैक्रो इकोनॉमिक्स को हम इनकम थ्योरी के नाम से जानते हैं तो ये इनकम लेवल को डिटरमाइन करने में हेल्प करेगी। बहुत अच्छे, तो ये लेवल ऑफ इनकम और आउटपुट इन एन इकोनॉमी में जो है वो उसको डिटरमाइन करने में हेल्प करता है। एग्जांपल ले लें तो माइक्रो इकोनॉमिक्स इंडिविजुअल यूनिट्स जो है इकोनॉमी में उनके बिहेवियर को स्टडी करता है ना, तो इसके एग्जांपल में भी इंडिविजुअल इनकम आएगा, इंडिविजुअल आउटपुट कितना प्रोड्यूस कर रहा है उससे कंसर्न होगा। वेयरएज मैक्रो इकोनॉमिक्स इकोनॉमी को एज अ होल पढ़ रहा है, एज अ नेशनल लेवल पे पढ़ रहा है, तो इसके एग्जांपल में वहाँ पे आपने इंडिविजुअल इनकम इंडिविजुअल आउटपुट लिखा तो यहाँ पे नेशनल इनकम और नेशनल आउटपुट कर दो। और याद करने का तरीका कि कौन सा इंडिविजुअल से रिलेटेड है, कौन सा एग्रीगेट से रिलेटेड है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में आई है ना, तो इसका मतलब ये इंडिविजुअल से रिलेटेड है, वेयरएज मैक्रो इकोनॉमिक्स में ए है तो यानी कि एग्रीगेट, यानी कि इकोनॉमी को एज अ होल स्टडी कर रहे हैं इसमें। अब आता है मेन टॉपिक
सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी ये तीन है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस। यूँ नहीं है कि सिर्फ ये तीन ही प्रॉब्लम है, जो बाकी प्रॉब्लम्स है ना इकोनॉमी में वो सारी इन्हीं तीनों के अराउंड रिवॉल्व करती हैं, ठीक है, इसी से जनरेट हुई है। अगर ये तीनों सॉल्व हो जाए ना तो वो अपने आप सॉल्व होती हुई चली जाएंगी। ओके, तो व्हाट टू प्रोड्यूस इसमें क्या है, देखो दिस इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज मेनली कंसर्न विद सिलेक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट हैज टू बी प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी। व्हाट टू प्रोड्यूस के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज सेलेक्ट की जाती है जो कि प्रोड्यूस होंगी फर्दर। अब देखो व्हाट टू प्रोड्यूस के अंदर क्या है, गुड्स और सर्विसेज सेलेक्ट की जाती है जो कि इकोनॉमी में प्रोड्यूस होंगी। अब दो मेन ग्रुप्स है इकोनॉमी में, एक तो प्रोड्यूसर है और एक कंज्यूमर है। अब लिमिटेड रिसोर्सेज है, उनका अल्टरनेट यूज भी है। अब हमें ये डिसाइड करना होता है कि उन लिमिटेड रिसोर्सेज को यूज करके किस तरफ लगाएं कि प्रोड्यूसर गुड्स प्रोड्यूस करे इकोनॉमी में कि कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस करें। प्रोड्यूसर गुड्स कौन से होते हैं, प्रोड्यूसर गुड्स लाइक मशीनरी, इक्विपमेंट्स हो गए, टूल्स हो गए, वो सब इसमें आगे। कंज्यूमर गुड्स में ब्रेड, बटर एंड ऑल, क्लॉथिंग, ये सब इसके अंदर आ गए, ठीक है। अगर हम अपने सारे जो रिसोर्सेज हैं, मतलब 75% ऑफ रिसोर्सेज हम प्रोड्यूसर गुड्स के लिए लगा देंगे, तो 25% ही तो रहेगा कंज्यूमर गुड्स के लिए, ठीक है। अब जब हमने ये डिसाइड कर लिया कि उसे गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करने हैं इकोनॉमी में, उसके बाद डिसाइड की जाती है कि क्वांटिटी, ठीक है भाई हम ये प्रोड्यूस कर रहे हैं लेकिन कितना, रिसोर्सेज भी तो लिमिटेड है, हमको देखना पड़ेगा, तो उसकी क्वांटिटी को डिसाइड करते हैं। अब नेक्स्ट इकोनॉमिक प्रॉब्लम है हाउ टू प्रोड्यूस की, ठीक है। हमने डिसाइड कर लिया कि कौन से गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करने हैं, उनकी क्वांटिटी डिसाइड कर ली। इसके बाद अब हमें डिसाइड करना है कि उनको प्रोड्यूस कैसे किया जाए। कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक को यूज करके प्रोड्यूस करें कि लेबर इंटेंसिव, ये वेरी करता है। लेबर इंटेंसिव मान लो इंडिया की पॉपुलेशन ज्यादा है तो वो लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज करेगा तो फायदे में रहेगा, प्रोडक्शन के साथ साथ एम्प्लॉयमेंट भी जनरेशन होगी और इनकम जनरेशन भी होगी। वेयर एज यूएसए जैसी कंट्री है उसमें देखो उनके पास मनी बहुत है, टेक्नोलॉजी है, तो वो कैपिटल इंटेंसिव करके ज्यादा से ज्यादा बल्कि प्रोडक्शन कर सकते हैं। आफ्टर दैट अब थर्ड प्रॉब्लम है फॉर whom टू प्रोड्यूस। प्रोडक्शन सब कुछ हो गया, सब कुछ डिसाइड कर लिया कौन सा मेथड यूज करना है, कौन से गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करने, क्वांटिटी, लेकिन अब कंज्यूम कौन करेगा उसको, पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के रिच सेक्शन ऑफ सोसाइटी, कौन से सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की जा रही है, विल अल्टीमेटली कंज्यूम द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस। तो दीज आर थ्री मेन सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी, और बाकी जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है इन्हीं के अराउंड रिवॉल्व करती है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, इट रेफर्स टू द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉरगॉन। मींस लाइक सपोज की कंपनी में सेलेक्ट हो जाते हो, आप लोगों को सैलरी है, वो आपको तीन कंपनी ये सैलरी दे रही है 45,000, 30,000 और 25,000, तो इसमें जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी ना वो होगी 30,000 बिकॉज इट इज द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉरगॉन। बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्या है 45,000, कोई पागल थोड़ी है भाई जहाँ उसे 45,000 मिल रहे, सेम वर्किंग आवर्स, सेम एफर्ट्स दे रहा है वो, और उसके लिए फिर वो कम पे जाएगा, लेकिन से किसको सेक्रीफाइस करके जाएगा, वो 30,000 को उसने सेक्रीफाइस किया तब जाके 45,000 पे आया ना। मान लो अगर ये रेस में होता ही नहीं, मतलब मान लो 45,000 उसे सैलरी नहीं मिल रही थी, तो उसके बाद जो किस पे जाता 30,000 को ही तो चूज करता वो। सो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रेफर्स टू द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉरगॉन। डेफिनेशन पूछ लेगा 1 मार्क्स में। माइक्रो पैराडॉक्स क्या है, इसके अंदर क्या होता है, एक्टिविटीज दैट सीम्स फ्रूटफुल एट माइक्रो इकोनॉमिक लेवल डजंट मीन दैट इट विल बी आल्सो बी फ्रूटफुल एट मैक्रो इकोनॉमिक लेवल। देखो कैसे, मान लो लेट्स टेक एन एग्जांपल कि माइक्रो लेवल पे अगर हम राइस का प्रोडक्शन करते हैं, इंडिविजुअल लेवल पे राइस का प्रोडक्शन करते हैं, तो जो उसका रिटर्न है वो बहुत अच्छा फ्रूटफुल निकल के आ रहा है। लेकिन अगर पूरी इकोनॉमी के सारे फार्मर्स ही अगर राइस का प्रोडक्शन करने लग जाएंगे तो ये इकोनॉमी के लिए हार्मफुल होगा, क्योंकि सभी के सब राइस को प्रोडक्शन करने लग जाएंगे अच्छे फ्रूटफुल उसके चक्कर में, तो बाकी को कौन प्रोड्यूस करेगा, तो इसे डिसबैलेंस क्रिएट हो जाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। मेन चीज क्या है, स्ट्रैटेजी होती है। अगर आपने अपनी जो स्कूल में पढ़ाया जा रहा है वो पढ़ लिया, अगर ट्यूशन लगवा रखा है, अगर नहीं लगवाया है तो कोई बात नहीं, अगर ट्यूशन लगवा रखा है वहाँ पढ़ लिया और ये इन वीडियोस को देख लिया, ये कर लो 90+ तो आपके कोई छीन ही नहीं सकता। ओके, तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।